और ओके या फिर उसमें नीचे एक गैल्वेनोमीटर का एक टर्म आता है, वो क्या है? गैल्वेनोमीटर हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ था ना कि इट इज वेरी सिमिलर टू यू कैन से लाइक सपोज अ मीटर इज देयर, तो Voltmeter. क्या करता है It करंट measures both current and potential difference. एग्जैक्टली ठीक हाँ। है. सो गैल्वेनोमीटर कैन मेजर बोथ द थिंग्स करंट और वोल्ट मीटर. सो विल डिपेंड कि हमें उसे किस टाइप पे यूज करना है. ओके ठीक है. चले तो सर या सर इनकैंडेसेंट मत ओके चले पहले हम क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं. सुने पहले एक एक क्वेश्चन से प्रॉपर डिस्कस करते हैं. जो भी डाउट आपके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में रहेंगे वो चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं. जिस भी क्वेश्चन पे डाउट आता जाएगा वो आप बीच में पूछेंगे. सपोज स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज. स्टार्टिंग में पहले एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस. फिर उसके बाद जिस स्पेसिफिक क्वेश्चन में जो भी डाउट रहेंगे वो. ठीक है तो चले पहले क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में पहले मैं एक 4-5 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बता देता हूँ. उसके बाद से फिर एक एक क्वेश्चन आपके डाउट वाइज डिस्कस कर लेंगे. तो चले पहले मैं पूरे क्वेश्चन से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ किस फ्लो में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. लेट्स से क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन गिवन है करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस. तो हमें गिवन क्या है वो टारगेट करना होता है. हमें गिवन है करंट. ओके फिर हमें गिवन है पोटेंशियल V. हमें आया और V गिवन है. सो इन द लेंथ ऑफ द नाइक्रोम वायर इज 1 मीटर. मतलब हमें लेंथ भी गिवन है, L गिवन है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, हमारा A गिवन है. तो अब हमें बताना है कि रेजिस्टिविटी कितनी होगी. मतलब हमसे रो पूछा हुआ है, रेजिस्टिविटी रो पूछा हुआ है. तो लॉजिक क्या स्टार्ट करना है आपको. स्टार्ट इस तरीके से करना होता है क्वेश्चन कि देखें कौन सी चीज फिट बैठ रही है. अगर हम अपने डेटा की बात करें तो हमारे डेटा में हमने एक ओम्स लॉ पढ़ा है V इक्वल टू IR वाला. और मैंने बताया कि हाँ. कोई दो चीजें पता है तो हम बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं. सपोज हमें I पता था और V पता था, दैट मीन्स हम क्या फाइंड कर सकते हैं R. इवन क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट वी कैन फाइंड R. नाउ द सेकंड पार्ट इज कि हमें L पता है, A पता है और रो पूछा हुआ है. तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है रो L अपॉन A. सो इन दैट हमें रो चाहिए, रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं V बाई I. सो इसका मतलब रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. रो इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए A मल्टीप्लाई में आएगा A इंटू R बाई L और R की वैल्यू हम लिख सकते हैं V बाई I फ्रॉम दिस ओम्स लॉ. तो ये हो जाएगा A इंटू V बाय L इंटू I. ये हो जाएगा हमारे रो का एक फॉर्मूला टाइप बन जाएगा. ऑल्दो जरूरत नहीं है कि आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रखें, ये जस्ट कॉम्बिनेशन है दो फॉर्मूलाज का. तो हम यहाँ से ये पॉइंट लिख सकते हैं. अब वैल्यू रख देंगे हम, हमारी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी. अब देखो टेस्ट में आपसे गलती क्या होगी. टेस्ट में आपसे यूनिट्स की बहुत गलती हो सकती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है. तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर देता हूँ. तो इससे पहले अभी मैं यहाँ पे रेस करता हूँ. लेट्स से यहाँ पे अगर हम बात कर ले फिर तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R A बाई L और R को हम लिख सकते हैं V बाई I. सो V A बाई I इंटू L. अब वैल्यू V कितना है वोल्ट में, 4 वोल्ट है. अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 mm स्क्वायर अपॉन करंट कितनी है 4 एम्पियर इंटू लेंथ कितनी है 1 मीटर. अब यहाँ पे गलती ये होगी कि ये जो 1 है ये 1 mm स्क्वायर में है, ये है mm स्क्वायर मिलीमीटर में. क्योंकि हमें पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर होता है. तो जब हम मिलीमीटर का स्क्वायर करेंगे सो 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 मीटर स्क्वायर. तो हमें मीटर में हमेशा यूज करना होता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ये 4 सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. तो मतलब -6 हमारा 10 टू द पावर आंसर आ जाएगा. इस तरीके से हम कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन ऐसा इतना इजी भी नहीं है. अगर हम आप सोचे कि क्वेश्चन इतना इजी, ऐसा कुछ नहीं है. स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेटा देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से सॉल्विंग करनी है. तो दो फॉर्मूले को हमने यहाँ पर रिलेट
किया हुआ है। किसी को अगर इसमें डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन 1 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन 1 को हमने कैसे अप्रोच किया है, किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। ओके सर हाँ पूछे। सर क्या आप और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके ठीक वो है सिर्फ लास्ट पार्ट। ओके तो अगर हम दो चीजें यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारे पास था कि V इज इक्वल टू आई आर, एक ओम्स लॉ था, और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए था। हमें क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी रो पूछा था, तो रो का फॉर्मूला बन गया R A बाई एल, और रेजिस्टेंस हमने ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से लिख दिया V बाई आई। तो हमने यहाँ पर R को लिख दिया V बाई आई, तो हमारा सारी वैल्यूज हमने पुट की। अभी प्रॉब्लम ये था कि यूनिट हमेशा हमें सिस्टम वाइज यूज करनी है, जैसे MKS होता है, मतलब सारी यूनिट जो होंगी वो किस में रहेंगी? MKS में। क्यों? क्योंकि ओम, मीटर, ये सारी MKS यूनिट है। तो नीचे अगर हमने मीटर यूज किया तो ऊपर हम mm नहीं यूज कर सकते। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 mm मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो 1 mm स्क्वायर मतलब क्या होगा? हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 10⁻³ इंटू 10⁻³ कितना बन गया? 10⁻6। तो इस तरीके से हमारा आया वहां पर 10⁻6। ओके चले सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम ध्यान दें तो पूछा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वायर इफ रेजिस्टेंस इज दिस, वॉल्यूम इज दिस। तो इस बार हमें देखिए क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है, सपोज दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर, तो हमें ये याद आना चाहिए कि वॉल्यूम निकालते हैं हम एरिया इनटू लेंथ से। ठीक है, तो वॉल्यूम सर ये याद होना चाहिए। यस सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सेम ही है क्या डिफरेंट है? सेम है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को बोलते हैं। ओके सर और ओके स्पेसिफिक करंट भी है ना इसमें? हाँ, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। क्लियर? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब हाँ होता है सर। रेजिस्टिविटी। ये आप ऐड कर सकते हो। आप क्वेश्चन से समझ में आ जा रहा है। रो दिया हुआ है ना, रो का मीनिंग है स्पेसिफिक, मतलब रेजिस्टेंस भी बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। तो यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है, मतलब रेजिस्टिविटी पूछा है रो। तो अभी अभी हमने देखा रो इज इक्वल टू क्या हो गया? R A बाई एल। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर था 3 ओम, इनटू एरिया हमें पता नहीं था और हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें एरिया पता नहीं बट लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो वॉल्यूम से हम लिख सकते हैं ना कि एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिवाइड बाई लेंथ। तो मतलब हम देखें यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एरिया को वॉल्यूम डिवाइड बाई लेंथ, मतलब एरिया को हम लिख रहे हैं वॉल्यूम डिवाइड बाई लेंथ। इस तरीके से डिवाइड बाई एक लेंथ है ही, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? रो की वैल्यू में आ जाएगा 3 इंटू वॉल्यूम इंटू क्या आ जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। अच्छा 3 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है? 3 अपॉन एल का स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? हमें लेंथ ही पूछा हुआ है, तो एल इधर मल्टीप्लाई में आएगा और रो डिवाइड में आ जाएगा, और तो हमें फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ जाएगा। इसका मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 दैट इज 9 बाई रो। बट अब हमें एल चाहिए, तो एल इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ 9 बाई रो। तो 9 से तो रूट बाहर आ जाएगा 3, बट रो से बाहर नहीं आएगा, तो हो जाएगा 3 बाई रो, रूट रो। सो ऑप्शन सी। तो इस तरीके से यार अपन कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सी ऑप्शन हो गया, इसका भी सी ऑप्शन हो गया। ओके थर्ड, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ alloy is this and its सर इसमें constituent, एरिया निकाल के कर सकते हैं? हाँ एरिया निकाल के भी कर सकते हो। हम एक्चुअली एरिया ही तो निकाल रहे हैं ना, 3 बाई लेंथ लिख सकते हैं एरिया को। आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं एरिया की, एरिया को लिख सकते हैं वॉल्यूम बाई लेंथ 3 हाँ बाई। ओके, क्योंकि एल पता नहीं है तो एरिया एग्जैक्ट ऐसे निकाल नहीं सकते, बट एरिया को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ सर। ओके थर्ड बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज दिस एंड दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल इज रो। तो बेटा एलॉय की दो स्पेसिफिक बातें होती हैं। क्या? इसका रेजिस्टेंस टाइम के साथ बदलता नहीं है और रेजिस्टिविटी इसकी काफी ज्यादा होती है एक नॉर्मल मेटल से।
क्योंकि हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स मिला के ऐसा बनाते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा हो, मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? तो ये एक नॉलेज टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। सो a steady current passing through a conductor of length L but a non-uniform cross section, the net quantity of charge passing any cross section per second, charge passing per second। तो बेटा चार्ज पासिंग पर सेकंड का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 की चार्ज डेंसिटी Q, not charge हाँ density, क्यू it is charge per unit second, so Q by T। क्लियर? तो ये हो जाएगा Q बाई टी। डन। तो Q बाई टी मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया करंट। करंट। तो करंट की अगर हम बात करें तो एक वायर में कैसा भी वायर हो, क्या चीज बदल जाती है? करंट डेंसिटी बदल जाती है बट करंट नहीं बदलती। आई कांस्टेंट होती है, इन एनी वायर। क्लियर? क्या चीज बदल जाती है? करंट डेंसिटी। जे बदल जाता है, J इज इक्वल टू होता है I बाई ए। क्लियर? तो इफ ए अगर ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस फॉर्मेट में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किसी वायर में अगर हम बात करें तो किसी जगह पे हमें अगर देखना है करंट के बारे में तो करंट चेंज नहीं होगी, वो कंटिन्यूअसली चेंज मतलब मेंटेन रहेगी। देख लेते हैं पहले 4 में एग्जैक्टली पूछा क्या है। A steady current passing through a conductor of length L but of non-uniform cross section। क्लियर? तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मीनिंग ही वही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शंस वहां पे पॉसिबल है। ओके, तो अगर क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है तो क्या क्वांटिटी सेम रहेगी वो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। सर तो करंट यानी एरिया अगर बढ़ भी गया तभी भी करंट बढ़ता करंट चेंज नहीं होगी, क्या चीज चेंज होती है? करंट डेंसिटी चेंज होती है। करंट विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब इसका आंसर होना चाहिए लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती, सी भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, डी ऑप्शन होगा कि एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, कि करंट डेंसिटी डिपेंड करती है, जे बदल जाएगा अगर एरिया बदल जाएगा बट करंट वही रहेगी। सर अगर करंट डेंसिटी पूछा होता है तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, देखो उल्टा है ना। हाँ, एरिया बढ़ेगा तो करंट कम होगी, हाँ अगर करंट डेंसिटी पूछता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। ओके, चलो क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल कंडक्टर्स, करेक्ट है या नहीं बताओ? नहीं, नॉन ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर्स को नहीं अप्लाई होता। ओके, देन नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ एन incandescent lamp is lesser than the lamp is switched on। ओके, किसी ने पूछा था शायद ये, आई गेस, इनकैंडेसेंट। सर इनकैंडेसेंट क्या होता है? इनकैंडेसेंट लैंप का मतलब होता है ऐसे टाइप के लैंप जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट में, मतलब जैसे वो ओल्ड वाले बल्ब होते हैं ना, CFL नहीं, उससे भी CFL नहीं सर, टंगस्टन यूज करने वाला ना। फिलामेंट के बल्ब। क्लियर? तो इनकैंडेसेंट का मतलब होता है ऐसे लैंप या ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट के थ्रू लाइट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग ये है कि एमिटिंग लाइट यूजिंग द हीट। ओके, सो लाइट एमिट फ्रॉम हीट, उसका मतलब इनकैंडेसेंट। तो ऐसे उसका मतलब ये कि वो हीट हो रहा है। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस क्या होगा? लैंप में फिलामेंट यूज किया जाता है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सर टेम्परेचर बढ़ जाएगा सर क्योंकि एनर्जेटिक हो जाएंगे मॉलिक्यूल। हाँ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। ओके, देन सी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स डायमेंशन। नो,
स्पेसिफिक किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल और टाइम पे। मटेरियल और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, टेम्परेचर। याद रखना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या चीज है? रेजिस्टिविटी ही है, ठीक है, ये मतलब है रेजिस्टिविटी। ओके नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ सर लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना? हाँ रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टिविटी, वो डिपेंड नहीं करेगा। ओके देन बात करते हैं सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन डिक्रीजेस। तो कार्बन कैसा टाइप का है? तो याद रखना कार्बन एक नॉन मेटल है, मतलब ये कंडक्टर नहीं है। सो कार्बन कंडक्टर नहीं है, एक सेमीकंडक्टर टाइप का पार्ट है। तो इससे याद रखना है कि कार्बन एक मेटल नहीं है। तो मेटल में क्या होता है? टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट नॉन मेटल्स में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर? तो सर लेकिन नॉन मेटल्स तो कंडक्ट नहीं करते ना, तो फिर कार्बन कैसे? अरे एग्जैक्ट पूरा कंडक्ट नहीं करते, हमने डिस्कस किया था ना। सर वो सेमीकंडक्टर है। हाँ सेमीकंडक्टर है, और इवन कंडक्ट भी नहीं करते हैं, लेट्स से एकदम इंसुलेटर भी है, कंडक्ट नहीं करते बट थोड़ा बहुत तो करते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करंट नहीं, थोड़ी भी अगर करंट गई तो हम ये तो डिस्कस कर सकते हैं ना कि उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा। हाँ ठीक है, तो जो वो सेमीकंडक्टर है एक टाइप का कार्बन, मेटल नहीं है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6, a current of this much ampere is allowed to pass through a conductor for 2 minutes। मतलब हमें करंट दिया है और टाइम दिया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू पर मिनट। तो हमने यार ये बात इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। 6 आ गया है ना सबको, याद है? सर सी। सर हाँ मतलब आंसर की तो साथ में दी हुई है ना आपको, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अगर मैं इसमें सिंपल बात करूं, क्वेश्चन 6 में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो याद है हम कैसे लिखते थे कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू को लिख सकते थे n इंटू इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, फ्रॉम दिस वी कैन गेट n इज इक्वल टू I इंटू टी बाय ई। डन, सॉल्व कर देंगे सब वैल्यू रख के, n की वैल्यू हमें आ जाएगी 3.75। या जो भी आ जाएगी व्हाटएवर वो हो जाएगा। Then 7 number, two wires AB have their length ratio this, radius this, specific resistance ratio this, R1 and R2। तो बार बार हमने बताया कि R1 R2 ये बहुत ही अच्छे से हम कर सकते हैं। कैसे? R1 बाई R2 की बात करें तो रो तो सामने ही रहेगा, मतलब रो 1 बाई रो 2 इंटू लेंथ भी सामने ही होता है, मतलब L1 बाई L2, बट एरिया क्या होता है? A2/A1। ओके सो रो L अपॉन एरिया उल्टा होता है, मतलब A2 बाई A1। अब बाकी सारी वैल्यू सॉल्व कर देंगे, आराम से बन जाएगी। क्लियर? तो 7 इजी था, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस इज अप्लाइड, कंडक्टर रेजिस्टेंस इज दिस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं है, इस बार हमें V और R दिया है, इसका मतलब I के फॉर्मेट में हमें निकालना है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप के क्वेश्चन यार काफी अच्छे होते हैं और पता होते हैं कि हमें पोटेंशियल पता है, हमें रेजिस्टेंस पता है, हम तुरंत क्या फाइंड कर लेंगे? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R, पहला स्टेप। नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पूछा है, तो n इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने देखा था क्या आया था कि n को हमें I इंटू टी अपॉन ई से निकालना है। तो हम सॉल्व कर सकते हैं, I की वैल्यू रख दो, T की वैल्यू रख दो, E की वैल्यू। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा कर भी लेते हैं, वहां पर टाइम सेकंड में रखना होता है। I की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, V कितना है 50 एंड R कितना है 25, तो करंट की वैल्यू आ गई 2। सो 2 इंटू टाइम कितना है पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, और ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये चार्ज की वैल्यू होगी। तो ये 19 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये बन गया 20/16 इंटू 10 टू दी पावर 19, इतना नंबर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करके। तो 8 नंबर इजी है। 9 नंबर की बात कर लेते हैं। सर बी सर वो आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो अगर हम बात करें कि
what will be its new resistance if wire is stretched n times to its original length। तो अब ये मैंने स्पेशल केस टाइप बता दिया है, तो इसे डायरेक्टली याद रखना है कि लेंथ कितनी हो जाती है, अगर लेंथ को n टाइम्स कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। एन स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। ओके अच्छा, इसका 8 नंबर आप आंसर अपना देख लेंगे सॉल्व करके, आंसर्स हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आंसर्स शीट के पीछे दिए हुए हैं, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक वायर है, रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, रेडियस आर है, रेजिस्टिविटी रो है, इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। देखो यार क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी बताया था ना, रेजिस्टिविटी चेंज होती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं होती है, सेम। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस चेंज। बदलता है, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। देन 11 नंबर, the resistance of a metal wire is 12। yes सर इसमें डाउट है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो लेट्स सर सी। 10th वाला आप बता सकते हैं, 10 वो समझ नहीं आया 10th वाला। 10 वाला हमने डिस्कस किया है ना, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे, हाँ लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है ना। तो हाँ। यहाँ पे हमें टारगेट ये है कि लेंथ को n टाइम्स किया हुआ है, जबकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती, इट विल रिमेन सेम। पहले रो थी हाँ रेजिस्टिविटी, सो मटेरियल रेजिस्टिविटी विल जितना नॉट, अच्छा उतना अच्छी रेजिस्टिविटी। हाँ रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। हाँ चलो ओके। 11 देख लेते हैं। तो 11 की अगर बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इज 12, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल बट ऑफ 3 टाइम्स द लेंथ एंड ट्वाइस द रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर। तो देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन से डेटा पिक करना होता है। देखो क्वेश्चन में पहले एक इक्वेशन ढूंढो, क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इज 12, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मेटल। मतलब देखो टारगेट की बात क्या है, टारगेट की बात है सेम मेटल है, सेम मेटल से मतलब क्या पता चल गया, क्या चीज सेम है, रो। रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन को हम निकालते हैं कि बेटा अगर R1 पता है और R2 निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन को रेशियो टाइप निकाला करो, सबसे बेस्ट रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, दैट R2 बाई R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो2 बाई रो1 इंटू L2 बाई L1 इंटू एरिया हो जाएगा A2 बाई A1, सॉरी एरिया उल्टा रहेगा, मतलब A1 बाई A2 रहेगा। अब अच्छी बात यह है कि सेम मटेरियल है, इसलिए रो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो सेम है, क्या बचेगा R2 बाई R1 कितना है 12 इज इक्वल टू लेंथ, देखो क्या हो गया है, बट ऑफ 3 टाइम्स द लेंथ, मतलब लेंथ कितनी हो गई, ये न्यू लेंथ इट इज 3L, अगर इनिशियल कितनी थी L, देन ट्वाइस द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वायर, रेडियस कितनी हो गई है ट्वाइस। बट अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया तो रेडियस का स्क्वायर होता है ना, पाई R स्क्वायर, हमने ये डिस्कस किया था। तो इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये क्वेश्चन होगा R1 बाई R2 का स्क्वायर, क्यों, पाई तो दोनों का कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से आंसर देखें, L तो कैंसिल आउट हो गया, R1 कितना है, इट इज ट्वाइस, तो मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू ये ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 इंटू सर R2 ट्वाइस होएगा ना? सॉरी 1/2 1/4 हो जाएगा ना, 3 into 1/2। हाँ सर R2 ट्वाइस होएगा। R2 ट्वाइस होगा, तो ये वैल्यू होगी 1/2, तो इसका मतलब ये वैल्यू होगी 1/4। अच्छा यहाँ पे R2 है, तो ये 12 इधर इंटू में आ जाएगा, सो 12 इधर इंटू में आ गया, आंसर कितना आ जाएगा 9। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जब भी कभी एक वैल्यू दी हुई हो और दूसरी पूछेगा तो हम ऐसे रेशियो के फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगर किसी को डाउट हो कि ये पहली लाइन मैंने कैसे लिख दी है, तो मैं वो बार बार फिर से बोलता हूँ, हम ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो जो चीज़ें डायरेक्ट होती हैं न्यूमरेटर में वो डायरेक्ट रेशियो में आएंगी, सपोज R2 बाई R1 कर रहे हैं तो रो2 बाई रो1 L2 बाई L1, बट एरिया इनवर्स में है तो उल्टा आएगा, A1 बाई A2 आएगा।
अच्छा, हमने R2 बाई R1 क्यों लिखा, हमने R1 बाई R2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें जो फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो इजी रहता है, इसलिए हमें R2 फाइंड करना था तो हमने R2 को न्यूमरेटर में लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 डायमेंशन है। आप लोगों ने सीखा हुआ है डायमेंशन, मैंने बताया था एकदम फर्स्ट चैप्टर में। हाँ, सर ए तो ऑप्शन डायमेंशन ढूंढना पड़ेगा आपको, रेजिस्टेंस को बेसिक फॉर्मूले में लेके आना पड़ेगा। तो बेसिक फंडामेंटल अगर याद है तो देखिए मैं रेजिस्टेंस को लेके आता हूँ, आर को लिख सकते हैं V बाई आई, हाँ, ठीक है। अच्छा, V पोटेंशियल, पोटेंशियल को ढूंढना पड़ेगा कि पोटेंशियल को हमने एक चीज पढ़ी थी, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू V, याद है ना? तो मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, क्लियर? तो ये हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज अपॉन करंट को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। तो इसका मतलब हो गया ये वर्क अपॉन चार्ज का स्क्वायर इनटू टाइम। अब यहाँ पे ये देखना है कि वर्क का आपको याद होना चाहिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स का आपको याद होना चाहिए, या फिर वर्क एनर्जी है आपको याद होना चाहिए। सर वर्क सर वर्क इनटू टाइम होएगा ना? हाँ सॉरी माय मिस्टेक, ये वर्क टाइम ऊपर इनटू में जाएगा, वर्क इनटू टाइम आएगा। ओके, तो वर्क इनटू टाइम, वर्क का अगर हम ध्यान दें तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब एनर्जी टाइप का, तो एनर्जी का होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 इनटू एक टाइम है वो हो गया t अपॉन चार्ज। ओके एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, क्यों हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्यों हमें पता नहीं होता है, हमें तो करंट की पता होती है ना, एम्पियर। तो मैं थोड़ा सा सर चेंज तो फिर क्यू को भी फिर से क्यू को लिख सकते हैं, या AT हाँ, तो ये आई यहाँ पर रहेगा ही, क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू टी, तो क्यू को लिखेंगे आई इंटू टी, तो इसका मतलब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू टी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम साइड में लिख टाइम सकते हैं क्यू इज इक्वल टू हो गया आई बाई टी। सो क्यू को लिख सकते थे, एक मिनट, क्यू को लिख सकते हैं आई बाई टी ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। सो क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू टी, तो ये आ गया आई स्क्वायर इंटू टी। वर्क कब देखिए, वर्क का होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2, एनर्जी का, एम्पियर का हो गया एम्पियर स्क्वायर इंटू टाइम का हो गया टी। तो दिख गया यार ml स्क्वायर टी, एक माइनस जाएगा -3 और a माइनस, ये बन जाएगा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मूला हमें यूज करना है होता है डायमेंशन के लिए, इसलिए हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 13, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, क्लियर? तो इसका मतलब देखो क्या चीजें सॉल्व करनी होंगी, बताओ 13 किसी को आ गया है, बता 13 किसे आ गया है सॉल्व होके? सर सर मुझे मुझे भी आया। ओके गुड गुड, ठीक है, मुझे भी। ओके गुड, ठीक है। तो 13 सॉल्व कर लेना है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने एक डिस्कस कर लिए कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली, अब हम सिर्फ डाउट डिस्कस कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज डाउट्स, अगर किसी के डाउट्स रहते हैं तो वो पूछ सकता है, ठीक है? तो हम डाउट वाइज डिस्कस करते हैं। मैं एक 5 क्वेश्चन का सेट बोलूंगा, उसमें किसी को जो भी डाउट रहता है तो बताएगा। सो अप टू 15, किसी को कुछ डाउट है वो क्वेश्चन नंबर बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर अप टू 15 किसी को कुछ डाउट है तो सर पूछ लो। 14 में क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखना है ना? एक सेकेंड रीड कर लेते हैं हम। A wire of resistance R is melted and recast to half of its original length. What is the new resistance? नहीं बेटा, recasting कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप किसी चीज को रिकास्ट करते हो तो क्या चीज सेम रहने वाली है, बताओ कोई? वॉल्यूम सेम रहेगा, गुड। तो कभी भी अगर आप रिकास्टिंग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तो हम बोलेंगे V1 इज इक्वल टू V2 रहने वाला है। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 होगा L1 इंटू A1 इज इक्वल टू L2 इंटू A2, ये हमें करना होगा। तो क्या हुआ है, मेल्टेड एंड रिकास्टेड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब L2 को क्या कर दिया है, अगर पहली लेंथ थी L हाफ A1 तो L बाई 2 कर दिया है, ये हो गया A2। तो इसका मतलब L कैंसिल, A2 कितना है रियल में, A2 हो गया 2 टाइम्स ऑफ A1।
अब सॉल्व करेंगे हम। क्लियर? तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए R2, तो अभी सॉल्व कर सकते हैं। R2 बाई R1 क्या आ जाएगा, ρ2 बाई ρ1 देन इनटू L2 बाई L1 देन एरिया उल्टा हो जाएगा A1 बाई A2। अब अच्छी बात क्या है कि रो की हमें जरूरत नहीं है बिकॉज सेम मटेरियल था, रो की हमें कोई टेंशन नहीं है। देखें L2 कितना हो गया था 1/2, मतलब L/2 हो गया था, L1 L इंटू एरिया, अगर A1 A था तो A2 कितना है 2 टाइम्स ऑफ दैट एरिया है। तो देखें L कैंसिल और ये भी कैंसिल, फाइनली फिगर क्या आ रहा है 1/4 टाइम्स। सो कितना आ जाएगा 1/4 टाइम्स आ जाएगा, विच मीन्स दिस वन। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे 4 है। सर हमें उससे भी कर सकते हैं ना, R2 हाँ सर डायरेक्टली R1। हाँ सर, हाफ का स्क्वायर हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 डायरेक्ट आ आपने जाएगा। वो 1 n by n स्क्वायर आर square फॉर्मूला R, दिया था ना। 1 by n चलेगा square। चलेगा, हाँ उससे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। गुड, एक्चुअली यही सब करके तो हमने वो रिजल्ट निकाला था ना कि हाँ अगर n टाइम्स हो जाएगा तो फिर एरिया 1/n हो जाता है, और वो वेरी गुड। तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, हाफ का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेंथ अगर हाफ किया हुआ है तो हम उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अप टू 15 किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके देन 16 to 20 ओके 19 16 to 20 में एक डाउट हमें मिला है 19 से पहले किसी का डाउट कुछ? सर 16th 16 ओके 16 डिस्कस कर लेते हैं। एक बार एक्सट्रीमली चलेगा सॉरी सर, चलेगा 16th नहीं 17th सर। हाँ सर ओके 17 करो। 17 17th डिस्कस कर कीजिए लेते सर। हैं। लेट्स सी 17 डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, सो a copper wire is stressed slowly by 10%, what will be its new resistance and specific resistance, मतलब रेजिस्टिविटी हमें बात करनी है इसकी। तो सबसे पहले बात करनी है 10%, हम क्या चेंज करने वाले हैं, लेंथ। क्लियर? तो ये याद रखो कि लेंथ इज चेंज्ड बाय 10%। तो याद है ना मैंने बताया था कि अगर 10% चेंज हुआ है तो व्हाट विल बी द L2, पहले 1 रहा होगा, 10% मींस चेंज कितना हुआ, 0.1 का फ्रैक्शन में चेंज हुआ ना, तो L2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.1 हो जाएगा ना, मतलब L2 कितना टाइम्स हो जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ L1। ये करना हमने सीखा हुआ था ना, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ यार। नहीं सर। ये सेटअप हमने सीखा हुआ है। ओके, तो अभी आंसर क्लियर है ना, इसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस विल बी 1.1 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1.21 टाइम्स ऑफ और R1। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। और रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, और डायमेंशन पे डिपेंड करती नहीं है, लेंथ विड्थ पे, तो वो सेम रहेगी। ओके देन डाउट था क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में two copper wire having their masses in the ratio this and lengths in the ratio this, what is the ratio of their resistance? यार अभी सर उसमें समझ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम यूज करना है। हाँ एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम बात करें कि दो वायर्स हैं और उनका मास सेम है, तो हमें तो पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों की डेंसिटी सेम है, क्योंकि दोनों सेम कॉपर वायर है। तो एज्यूम डेंसिटी सेम। तो बेटा अगर डेंसिटी सेम है तो हम निकाल सकते हैं क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। सो मास और वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये है कि अगर डेंसिटी सेम है तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम m1 by v1 is equal to m2 by v2। या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। तो मास का जो डेंसिटी अगर हम हटा दे तो जो मास का रिलेशन है वही रिलेशन किसमें है, वॉल्यूम में है। तो इसका मतलब उनका जो मास का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। इसका मतलब आपको v1 by v2 पता है, जो मास का रेशियो है दैट इज 2/3। तो ये हमें वॉल्यूम पता है। अच्छा हमें लेंथ पता है कि L1 by L2 है, वो है 3/4। तो हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं ना A इंटू एल करके, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू एल टाइप का। तो इसका मतलब क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A1 L1
अपॉन A2 L2 इज इक्वल टू कितना है 2/3। और देखो यहाँ से हम वैल्यू पिक कर सकते हैं क्या, L1/L2 की वैल्यू यहाँ से 3/4, तो ये 3/4 रखेंगे। सो A1/A2 की हमारी वैल्यू आ जाएगी, A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी 3/4 मीन्स 4 इधर मल्टीप्लाई में होगा 8/9। ये आ गई हमारी A1/A2 की वैल्यू। अब रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो क्लियर है यार, ये किसका डाउट था, ये अभी क्लियर हो गया। हमारे पास A1/A2 पता है, हमारे पास L1/L2 पता है, रो सेम रहेंगे, हम रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, सो अप टू 20 किसी के और डाउट कुछ? सर हाँ आप 18th क्वेश्चन का सर 18 क्वेश्चन में 400% आना चाहिए मेरे ख्याल से। लेट्स सी। 4 minus 1/1. Okay, the length of the cylindrical wire is increased by 100% due to consecutive decrease in the diameter. The change in the resistance of the wire will be. Okay, तो 100% के बाद क्वेश्चन रीड करो पहले। तुम लोग एक्चुअली मिस्टेक कर रहे हो। क्वेश्चन रीड करो कि पूछा क्या है, न्यू रेजिस्टेंस पूछा है या चेंज पूछा है? चेंज मीनिंग समझा सकते हैं? यार सपोज हमारे पास 100 रुपीज थे और हमारे पास अब रुपीज हो गया 170, सो दैट मीन्स आपका न्यू वॉलेट अमाउंट हो गया 170। बट अगर मैं पूछूं व्हाट इज द चेंज इन योर वॉलेट, तो पहले 100 था और अभी चेंज कितना हुआ, 70 हुआ ना। तो दोनों में डिफरेंस होता है। न्यू वैल्यू और चेंज मतलब है चेंज कितना हुआ, और न्यू वैल्यू का मतलब अभी टोटल कितना हो गया। तो अगर हमने 100% चेंज किया मतलब हमने 2 टाइम्स कर दिया, तो लेंथ अगर हमने 2 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 टाइम्स, मतलब 400%। रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा बट ऑलरेडी 100 है ना वो, तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 300%। इसका मतलब यार आप लोगों ने नोट्स रिवाइज नहीं किए यार। मैं बता रहा हूँ टेस्ट में मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे अगर आप नोट्स रिवाइज नहीं करोगे। नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज बताई थी कि चेंज अगर पूछा है देन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट आल्सो दैट वैल्यू। यहाँ पर भी देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखें, अगर हमसे पूछा था R2, हमसे पूछा हुआ R2 कितना हो जाएगा, तो इट इज 1.21 टाइम्स। लेकिन अगर चेंज पूछता, सेम क्वेश्चन में हमसे अगर चेंज पूछता, तो चेंज अगर हम सिर्फ देखते तो चेंज आ जाता 21%। समझ आया, क्योंकि 1 वो ऑलरेडी था, 0.21 का चेंज हुआ मतलब 21% का चेंज हुआ। क्लियर है अभी? तो इसका आंसर 300 होना चाहिए फिर। अभी क्लियर है, डाउट तो नहीं है किसी को? ओके अच्छा, एक चीज और, ये जो इसकी सॉल्विंग की नोट्स है ये शेयर नहीं कर सकते हम, क्योंकि मतलब साथ में ही सॉल्व कर रहे हैं शीट के बगल में ही, तो उसको एज अ नोट्स शेयर करना टफ रहेगा। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लेक्चर एक बार देख सकते हो वापस से, जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप वो क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन 21। डाउट है किसी को? नहीं सर। बनाया क्या है? सर 21 में मतलब वो जहाँ पे वो दो जगह पे बैठे हैं तो दोनों जगह में सेम डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा ना? हाँ, बट एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक ये स्टार मार्क होता है, ये एकदम लाइन सबको याद होनी चाहिए क्या, कि करंट जो भी बैटरी से निकलती है अगर बैटरी पे रिटर्न नहीं आ रही है तो करंट उस वायर में नहीं जाएगी। हमने ये डिस्कस किया था ना, सपोज ये बैटरी है और ये रेजिस्टर है, क्लियर, और एक रेजिस्टर ऐसे ओपन है, तो करंट इसमें जाएगी क्या, नहीं, इसमें करंट नहीं जाएगी। करंट अगर बैटरी से निकली तो रिटर्न भी उसे आनी चाहिए, क्लियर। अब रिटर्न का मतलब कुछ लोग सोचेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से करंट गई और फिर वापस इसी वायर से आ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सेम वायर पे जाके सेम वायर से रिटर्न नहीं आ सकती। लेट्स से मैं यहाँ से एक पाथ ज्वाइन कर दूं यहाँ को, तो फिर पॉसिबल है, देन द करंट विल मूव इन दिस वायर एंड अगेन विल रिटर्न टू द बैटरी, क्लियर। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि अगर सब लोग स्टेटमेंट सुनेंगे, अगर बैटरी से करंट निकल रही है और वो वापस बैटरी पे रिटर्न आ सकती है तभी करंट निकलेगी, अदरवाइज सर्किट कंप्लीट नहीं होगा।
तो अगर मैं इसमें बात करूं, ये 1 ओम नहीं है, ये 1 वोल्ट है एक्चुअली। तो अगर इस बैटरी से करंट निकलेगी तो ये इस वायर पे नहीं जा सकती है, इसे वापस यहीं पे आना पड़ेगा। सेम चीज इसके साथ प्रॉब्लम होगी, ये करंट अगर गई तो वापस इसे यहाँ पर आना होगा, इस वायर पे कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो ये याद रखना, इस वायर पर नो करंट। सर या सर वो मतलब शॉर्ट हो गया है ना? सर जीरो होगा ना फिर वो? शॉर्ट नहीं हुआ, एक टाइप का ओपन फिगर है वो। सर मतलब ये दोनों मतलब कनेक्टेड उसमें नहीं नहीं है। जाएगी? दोनों कनेक्टेड नहीं है, ये कह सकते हैं आप कि दो डिफरेंट लूप हैं जो कि कनेक्टेड नहीं है, दोनों की करंट शेयरिंग नहीं होगी। R2 माइनस तो उसमें नहीं जाएगी ना? हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 ओम रेजिस्टर पे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर। तो बेटा जब करंट ही नहीं जाएगी तो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, जब करंट ही नहीं है तो इसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ओके चलो, सर मतलब हमें V इज इक्वल टू IR में 1 वोल्ट पोटेंशियल लेना है ना? नहीं 1 वोल्ट, हम क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं वो देखना है हमें, हम किस 3 ओम रेजिस्टर की बात कर रहे हैं। 3 ओम रेजिस्टर ये वाला बॉटम वाला, एक्चुअली इसमें फिगर थोड़ा सा गलत बन गया है, एक बात मैं बताऊं, ये उल्टा बना वो हुआ है। 3 वोल्ट की जगह ओम होना चाहिए और 1 ओम की जगह वोल्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बैटरी है 3 वोल्ट की और ये रेजिस्टर है 1 ओम का, ये क्वेश्चन है। और पूछा आपसे 3 ओम वाले पे, तो 3 ओम वाले पे करंट क्या है, 0 है, इसलिए उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। और 2 ओम के क्रॉस कितना रहेगा, 4 वोल्ट, और 1 ओम के क्रॉस कितना रहेगा, 3 वोल्ट। ओके ओके, लेट्स सी देन 22 in the given circuit A and V are ideal ammeter and voltmeter. What is the reading of the voltmeter? Clear? तो 0 voltmeter का रीडिंग और अमीटर जीरो। पूछा, तो याद रखना वोल्ट मीटर का रीडिंग तब आएगा जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उसे। डन। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज वो अमीटर के साथ कनेक्ट है, किसी रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर किसी रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड होता तो V इज इक्वल टू क्या आ जाता, I इंटू आर। क्लियर? बट अब किस वो रेजिस्टर के करंट के क्रॉस कनेक्टेड है तो आइडियल एमीटर है, मतलब उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके हाँ सर यहाँ पे आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर क्यों बोला है? ओके, तो आइडियल एमीटर और वोल्ट मीटर समझना है। आइडियल एमीटर मतलब है आइडियल, यहाँ पे देख लेते हैं, आइडियल जो है अमीटर, उसका मतलब हमारा पर्पस ये है कि वो कोई भी लॉस नहीं क्रिएट कराएगा। मतलब आइडियल अमीटर का खुद का जो सेल्फ रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर ये सर्किट है और मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया और ये एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये एमीटर हमारा कुछ लॉस नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि वो आइडियल है। अगर आइडियल नहीं होगा तो आपको देगा कि लेट्स से रजिस्टर 20 ओम है तो ये अमीटर भी लेट्स से 5 ओम है, तो अब ये नॉन आइडियल हो गया, तो इसको भी हम काउंट करेंगे सीरीज में। क्लियर? लेकिन अगर ये आइडियल है तो फिर रेजिस्टेंस इसका क्या मानेंगे, 0। ठीक है सर हाँ, सर एमीटर हमेशा रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में रहता है ना? सीरीज में रहता है, यस। अमीटर हमेशा सीरीज में रहेगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में रहेगा। हाँ ठीक है सर। सीरीज में बिकॉज क्योंकि करंट हमें मेजर करनी है। ओके सर हम वोल्ट मीटर को वो अपोजिट वाले वायर पे लगा दे तो फिर उसका वो दिखाएगा क्या रीडिंग? लेट्स से अगर वोल्ट मीटर को मैं बताता हूँ कहाँ पे कनेक्ट कर दें तो रीडिंग दिखाएगा। सपोज ये रेजिस्टर था, ये रेजिस्टर था और ये हमारा अमीटर था। अगर अमीटर आइडियल नहीं होता तो फिर अमीटर का भी रेजिस्टेंस काउंट करते। अभी हमारे पास 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है और ये 1 ओम है, दोनों किसमें, सीरीज में है। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट, और V कितना है 2 और R इक्विवेलेंट 1 और 1 का कितना हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब देखें, अगर इस वोल्ट मीटर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा पैरेलल में
तो ये इस रेजिस्टर की रीडिंग देगा, मतलब V वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो वो आ जाएगा I इंटू R। सो I है 1 और R है 1, तो वोल्ट मीटर आंसर क्या देगा 1 वोल्ट। डन। बट लेट से वोल्ट मीटर को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, तो अभी कितना R यूज हो रहा है, इतना R यूज होने वाला है। तो अभी V कितना आ जाएगा I इंटू R। सो I तो 1 है उन दोनों में ही, बट रेजिस्टेंस कितने हो गए 2 हो गए हैं। सो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ये सर वो केस है जो रेजिस्टर आंसर देगा। हाँ पूछे। सर वोल्ट मीटर को खुद का रेजिस्टेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर की, तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, सेल्फ का रेजिस्टेंस, वो इनफाइनाइट माना जाता है। क्यों? अब आप लोग सोचोगे अरे इनफाइनाइट मतलब कैसे पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि सोचो जब यहाँ से करंट आ रही थी, याद है करंट आ रहा है, और हमने बताया कि अगर ये वायर में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट तो सिंपली वायर से मूव कर जाएगी ना, तो ये रेजिस्टेंस में तो करंट जाएगी ही नहीं। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, जिससे इसमें आने वाली करंट क्या हो जाए, जीरो। पूरी करंट कहाँ से पास हो जाए, ये रेजिस्टर से। सो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है वो आपकी कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करेगा, पूरी करंट रेजिस्टर से जाएगी और आंसर V इज इक्वल टू IR आ जाएगा। क्योंकि अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता तो कुछ करंट स्प्लिट हो जाती ना वोल्ट मीटर में, सो रेजिस्टर में I फिर सेम नहीं आता, ये 1 नहीं बचती, कुछ कम बचती, लेट से 0.9 बचती, तो फिर उसके अकॉर्डिंग V चेंज हो जाता हमारा। तो आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है और आइडियल अमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होता है, दोनों के पर्पस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वोल्ट अमीटर को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट ही नहीं जाने पाएगी, और वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है क्योंकि हमें चाहिए कि वोल्ट मीटर में करंट ना जाए जबकि रेजिस्टर से करंट जाए। चले 23 की बात करते हैं। 23 आ गया होगा, सिंपल है। 25 तक किसी का डाउट है तो पूछें, अप टू 25। ओके सर हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? कौन सा क्वेश्चन, विच वन? 25। 25 ओके। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट इन हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब? तो आपने ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा है हाँ वो हाँ सर। क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हो, बेटा, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब या फिर क्रूक्स ट्यूब। हाँ। सो बेटा अगर वो डिस्चार्ज ट्यूब है तो क्या लगता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होगा? करंट कैरी करेगी वो, कंडक्टर हाइड्रोजन है। एटम्स कैरी करेगी। नहीं 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 नहीं, अरे यार, सपोज एक डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर उसी का नेम मैं हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब रख रहा हूँ तो क्या होगा उसमें? उसके अंदर इसमें हाइड्रोजन उसके भरी अंदर है। हाइड्रोजन गैस है, बस ठीक है, क्लियर। वो एक टाइप की सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्लियर। सिर्फ पॉइंट ये है कि वहां पर वैक्यूम के जगह पर क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं। बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जैसे हम सॉल्व करते हैं सिर्फ वैसे ही सॉल्व करना है उसे। ओके सर। क्वेश्चन 26 to 30। सर 29th में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना? 29 में यस, करंट इज अ फंक्शन, क्लियर। सो हमें चार्ज पूछा है, नहीं नहीं उल्टा हो गया ना ये, तो हमें पता है कि करंट होता है क्या dq बाई dt, क्लियर है। अभी इसमें उल्टा पूछा है, इसने क्या पूछा है, q पूछा है, तो हमें गेस करना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। समझ आ रहा है? देखना ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं। 29 सुनेंगे सब लोग। 29 होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब Q का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारा I। तो हमें ये देखना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन करके ये आंसर आने वाला है। सो I इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। So Q will be a quantity whose differentiation is I. So a function
whose differentiation is I. Okay, समझा नहीं सर। तो इसका मतलब आप गेस करो, बताओ 2t किसका डिफरेंशिएशन होता है? बताओ, सर बहुत सिंपल है, समझा। टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर का। वेरी गुड। और बेटा 3t स्क्वायर किसका होता है? टी क्यूब का। टी क्यूब का। क्यूब। बस समझ गए, क्लियर। और पूछा हुआ है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन ड्यूरिंग 2 to 3, ड्यूरिंग 2 to 3, सो फ्रॉम 2 to 3। तो क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा पहले Q3 माइनस Q2। क्लियर, समझ आया ना? सर आपने ऐसे क्यों किया कि क्यू पहले नहीं? आपको मतलब पता कैसे चला कि क्यू फंक्शन है आई का? नहीं, ये यही तो स्टेप है ना। हमें पता है, देखें यहाँ, हमें पता है कि करंट होता है dq बाई dt, मतलब q को डिफरेंशिएट किया तब करंट आया होगा। तो हम गेस कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका डिफरेंशिएशन ये है। अच्छा, हमने वही उल्टा हमें किया, करके मतलब होगा। जो पहले किया था उसका। क्लियर, फिर से हाँ समझे, हम गेस कर रहे हैं कि हमारा क्यू क्या था जिसे डिफरेंशिएट करके आए ऐसा आ गया है। हाँ अभी समझ समझ आया? हाँ सर। ओके, तो ये एक्चुअली ट्रिक करने का पार्ट हो गया। हमें डायरेक्टली क्यू दे के आई नहीं पूछा है, आई दे के क्यू पूछा हुआ है, तो आपको गेस करना पड़ेगा कि ये क्या होगा। अच्छा, बाय द वे, इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, बट मैंने आप लोग को नहीं सिखाया क्योंकि अभी जरूरत नहीं थी। बट अगर चाहिए तो उस टर्म को बोलते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्लियर, मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन is inverse process of differentiation। मतलब कभी आपको ये ढूंढना हो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर, और मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल बनाता हूँ, जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल d बाई डी है होता है, वैसे इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इस तरीके का, स्टाइलिश टाइप का एस होता है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, सपोज मुझे x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करना है, dx साथ में हमेशा लिखा रहता है, फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n प्लस 1 करते हैं, डिवाइड बाई n प्लस 1 करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन का। ऑल्दो अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, बट अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या करेंगे, देखें, तो मैं आपको ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से सॉल्व करके बताता हूँ। हमें इसका इन्वर्स चाहिए ना, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन चाहिए। तो देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो देखो अगर हमें q चाहिए था, q, तो q हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू डी टी, जो भी है। अभी हम देखें कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 2 विल रिमेन एज इट इज, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर अभी कितनी है 1, तो हो जाएगा t पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये प्लस, क्लियर, 3 रहेगा ही रहेगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। समझ आया? तो देखो सॉल्व होकर आंसर आ गया, 2 2 कैंसिल आउट होगा, आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3 3 कैंसिल आउट, आ गया टी क्यूब। क्लियर, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट यूजुअली प्रेफरेबल होता है कि एग्जाम में ऐसा फॉर्मूला मत यूज करो, कॉमन सेंस लगा लो। क्लियर रहेगा ना कि किस चीज का हाँ डिफरेंशिएशन ये होता है। सर फिर इस क्वेश्चन में हाँ Q3 माइनस Q। Q3 माइनस 2 to 3 पूछा है ना, सो Q3 माइनस Q2 करना पड़ेगा। एक बार t की वैल्यू 3 रखो, एक बार t की वैल्यू 2 रख दो। ओके ओके, अप टू 30 कोई और डाउट? सर 30 वाला। अब 30 वाला यार आप लोग खुद से ट्राई करो, चलो 30 वाला भी सॉल्व करके देखते हैं। सेम सिनेरियो है ना, 30 वाला चले सॉल्व करते हैं, सेम सिनेरियो है। हमें करंट दिया हुआ है दैट I इज इक्वल टू सम I नॉट प्लस
k इंटू टी। डन। चलो अब गेस करके बताओ, गेस करके बताओ क्यों क्या रहा होगा। कब सिर्फ नंबर आ जाता है, किस चीज को हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नॉट है तो आई नॉट ही रहेगा। जब स्क्वायर होता नहीं, जब नंबर आई टी आई आई टी आई हो, नॉट वेरी गुड। जब 3 होता है तो डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या आता है 3, क्योंकि x का 3। क्या हो जाता है 1। क्लियर। सपोज 5x है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 5, x का क्या हो 5 जाता है 1। तो इसका x मतलब पावर 0 इसका डिफरेंशिएशन रहा होगा आई नॉट इंटू टी। क्लियर। प्लस के। अब सोचो सिर्फ t कब आएगा, तो सिर्फ t आएगा टी स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t। तो सिर्फ t क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर। तो यहाँ पे क्या रहा होगा टी स्क्वायर बाई 2 रहा होगा। तभी क्या होगा टी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे आएगा 2t और नीचे वाला एक 2 कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा kt ही आ जाएगा। तो आप तो ये कर सकते हो या फिर आप फॉर्मूला यूज कर लो, क्या टी टू दी पावर क्या है 1, तो फॉर्मूला क्या है टी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आंसर आ गया टी स्क्वायर बाई 2। अगर आपको चाहिए तो आप इनवर्स का लॉजिक याद कर लो, पावर n प्लस 1 अपॉन नंबर n प्लस 1 कर देते हैं। अब चार्ज पता है ना तो आप कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है ना। सर 1 मिनट अभी ट्राई करके देख। ओके। इन 10 सेकेंड पूछा हुआ है तो मतलब क्या करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 10। तो 0 मतलब कैंसिल, 10 के लिए सॉल्व कर दो। Q इज इक्वल टू आई नॉट के कुछ वैल्यू दी है 1 दी है, K दिया 0.4, आई नॉट इंटू 10 प्लस K इंटू 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 बाई 2 मतलब कितना 50, और 0 रखेंगे तो T 0 कर देगा 0 सबको। सो देखिए आंसर क्या आ जाएगा आई नॉट है वैल्यू 10 प्लस 0.4, सो कितना आ गया 20, दैट इज 30। ओके नहीं नेक्स्ट। सर। सर हाँ सर कल एग्जाम कितने बजे है? आफ्टरनून सेशन में रहेगा, मींस समथिंग 2 to 5 और 3 to 6। आप लोग का ऐसा कोई स्कूल कॉलेज में कोई लेक्चर तो नहीं है ना। नहीं सर। ओके तो ये आफ्टरनून सेशन में रहेगा 2 to 5। ओके एग्जाम के लिए सबको अपने रोल नंबर पता है ना। नहीं सर। नहीं सर। नहीं ओके सर सबको अपने रोल नंबर नहीं पता है। अच्छा आप एक बार पहले टेस्ट दे चुके हैं ना बैच हाँ 1। फिर साइट पे है यानी। हाँ हाँ सर। पर नहीं चाहिए। ओके वेबसाइट पे तो मैं आपको ग्रुप पे डिटेल्स डाल दूंगा, ग्रुप पे मैं डिटेल्स डाल दूंगा। वेबसाइट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इंस्पायर कोल्हापुर। ओके एकेडमी कोल्हापुर। सर हाँ सर आप वो गूगल फॉर्म जैसे टेस्ट लेने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, हमारा वेबसाइट पे टेस्ट होगा प्रॉपर। अलग? हाँ प्रॉपर वेबसाइट पे ओके। टेस्ट रहेगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कुछ हाँ लोग ऑलरेडी टेस्ट दे चुके होंगे। हम आपको यूजर नेम आईडी सारी चीजें अभी ग्रुप पे डाल देंगे। क्लियर। हाँ तो इवनिंग में ग्रुप पे पूरी डिटेल्स डाल देंगे क्या करना है। दूसरा एग्जाम पोर्टल का जो व्यू होगा इंटरफेस, उस इंटरफेस के लिए एक वीडियो हम डाल देंगे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें आइडिया रहेगा इंटरफेस के बारे में। ओके तो उस अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं टेस्ट, उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सब लोग सारे लोग वो वीडियो जरूर देखना जो ग्रुप पे डालेंगे हम, कि एक्चुअली इंटरफेस कैसा है, काम कैसे करने वाला है वो। ठीक है। अच्छा उस पे नंबर 2 एक और बात, एक और प्रॉब्लम, पोर्टल में कई बार क्या होता है सर्वर के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो मैं पहले से आप लोग को गाइड कर देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 1 कि कुछ लोग का सपोज इंटरनेट कनेक्शन अगर वीक है तो मे बी उन्हें लॉगिन करने में टाइम लग सकता है, तो पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि लॉगिन में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। क्लियर। सेकेंड प्रॉब्लम, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। डैशबोर्ड पे एक सेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट का, ऑनलाइन टेस्ट लेफ्ट तरफ में आपको दिखेगा, आप उसमें क्लिक करेंगे आपको पेपर दिखेगा, पेपर का नेम होगा, पेपर के नेम के आगे आपको अटेम्प्ट का ऑप्शन आ रहा होगा।
जब हम पेपर एक्टिव कर देंगे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अटेम्प्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन पेज आएगा, उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आप पेपर पे पहुंच जाएंगे, पेपर सॉल्विंग में। अब थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि पेपर क्या होता है, जब आप प्रोसीड करते हैं तो पेपर आपके डिवाइस पे एक्टिवेट होता है। तो जब पेपर आपके डिवाइस पे एक्टिवेट होता है उस समय एक रिलोड सर्किल चलता है, रेड ब्लैक कलर का एक रिलोड सर्किल मूव करता है आपके स्क्रीन में, वो पेपर रिलोडिंग के लिए होता है। उसका मैक्स टाइम जो होता है वो होता है 1 मिनट। अगर आपको पेपर रिलोड होने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं पेज, आप फिर से रिफ्रेश और रिलोड कर सकते हैं। सब लोग ध्यान देंगे, फिर से पेज रिफ्रेश या रिलोड कर सकते हैं आप अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है पेपर ओपन होने में। मीन्स ये सर्किल रेड एंड ब्लैक कलर का एक सर्किल ओपन होगा। उसके बाद थोड़ा ध्यान देना है, मैंने सारा कुछ ये बताया हुआ है, वो वीडियो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा तो आप लोग को उसका ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्वेश्चन आपको ओपन हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, सेव नेक्स्ट, वो सारी डिटेल हमने उस वीडियो पे डाल रखी है। एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कभी कभी लेट से कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आप क्या कर ले, रिलोड कर ले, अपने पेज को रिफ्रेश कर ले या रिलोड कर ले, वो फिर से दिख सकता है। लास्ट पॉइंट, अगर आपको टाइम से पहले सबमिट करना है, सपोज टेस्ट का टाइम है 180 मिनट, और अगर आपको 180 मिनट से पहले सबमिट करना है तो वहां पर एक सबमिट बटन है, आप उसको फर्दर कंटिन्यू क्लिक करते जा सकते हैं, सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज या सर कल 3 सब्जेक्ट की टेस्ट साथ में होगा, एक एक ही फुल पेपर पर, पेपर मतलब होगा, एक ही फॉर्म में होगी? फुल पेपर होगा, पूरी पेपर की डिटेल्स हम ग्रुप पे डालने वाले हैं। पेपर में क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कल मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का है, तो तीनों सब्जेक्ट्स का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ओके, तो तीनों ही चीजें वहां पर या क्वेश्चंस बेटा 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेंगे इन ईच सब्जेक्ट। टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे, 25 प्लस 25 प्लस 25। ओके, नेगेटिव मार्किंग न्यूमेरिकल वाले में ऑप्शन नहीं होगा क्या? या न्यूमेरिकल वाले में ऑप्शन नहीं होगा, आपको इनपुट करनी पड़ेगी वैल्यू। वहां पर एक वर्चुअल कैलकुलेटर टाइप, कैलकुलेटर नहीं, मैथमेटिकल इंडेक्स टाइप रहेगा, उसमें आप वैल्यू इनपुट कर सकते हैं अपनी। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सारी डिटेल ग्रुप पे भी हम डाल देंगे इवनिंग में। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे नेगेटिव नहीं रहेगी क्योंकि आपको इनपुट करनी है वैल्यू। अच्छा, सबसे लास्ट पार्ट पे आते हैं। सपोज पेपर खत्म होने के बाद जब सबमिट बटन होगा तो फिर से सर्वर पे आपका रिजल्ट अपलोड होने के लिए टाइम लगता है। ओके, तो इसका टाइम भी मैक्स होता है 1 मिनट। मतलब अगर ये सर्किल 1 मिनट से ज्यादा रिलोड हो रहा है तो आप फिर से पेज को क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। सो आप फिर से पेज को रिफ्रेश या रिलोड कर सकते हैं। अगर तब भी 1 मिनट से ज्यादा टाइम फिर से हो जाए और सबमिट नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, बैक बटन यूज कर सकते हैं और वापस से आप कहां पर आ सकते हैं, डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड पे आने के बाद आप उस पेपर को वापस से अटेम्प्ट बटन क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, आप फिर से पेपर को अटेम्प्ट करने में पहुंच जाएंगे। क्लियर? बट सारी चीजें सेव्ड रहेंगी, आपके क्वेश्चन के आंसर सेव रहेंगे, आपका टाइमर जो भी रिमेनिंग होगा वो सेव रहेगा। आप फिर अटेम्प्ट करके वापस से सबमिट बटन क्लिक कर सकते हो। तो कई बार मे बी अगर एक बार में सबमिट नहीं हो रहा है तो आप बैक बटन जाकर डैशबोर्ड में वापस पेपर अटेम्प्ट क्लिक करेंगे और सबमिट कर सकते हैं। अगर पेपर में अटेम्प्ट के जगह आपको ऑप्शन दिखा रहा है व्यू, इसका मतलब है आपका रिजल्ट सबमिट हो चुका है और अब आप अपने क्वेश्चन के आंसर और रिस्पॉन्स देख सकते हो व्यू बटन में। तो अगर अटेम्प्ट के जगह पे व्यू आ रहा है इसका मतलब ये है कि पेपर आपका ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। क्लियर? बीच में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, टेस्ट देने में किसी को कुछ डिफिकल्टी होती है तो कॉल कर सकते हैं। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ,
इंटरफेस समझने के लिए हम एक वीडियो डालेंगे, एक डेमो वीडियो सारे लोग देख लेना। क्लियर? ऐसा मत करना कि फिर आप दे नहीं पा रहे हो, फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा। और जो पोर्टल है एग्जाम पोर्टल, वो एकदम स्टैंडर्ड है। आप आगे जितने भी ऑनलाइन एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे सेम इंटरफेस यूज करते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी हैबिट होनी चाहिए उस चीज की। तो याद रखना, डेमो वीडियो सब लोग देख लेंगे एक बार। ओके, और कितने क्वेश्चन है ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ही ली, फिर भी हम एक बार ग्रुप पे सारी चीजें एक बार डिटेल डाल देंगे। टेस्ट रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शीट में जो भी क्वेश्चंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 50-50 रहेगा। 50% नोट्स से रहेगा, 50% प्रैक्टिस शीट से रहेगा। तो प्रैक्टिस शीट भी आपको सर प्रैक्टिस शीट में पूरी प्रैक्टिस शीट? बेटा चांसेस तो वही रहेंगे कि पूरी प्रैक्टिस शीट रहेगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करेगा आपको कि टाइप इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा मतलब पूछे जाएंगे। ऑल्दो मैंने अभी जहां तक डिस्कस किया है मैं ट्राई करूंगा कि उसी तक ही पेपर को लिमिटेड रखें, बट नोट्स में जो आर इक्विवेलेंट हम डिस्कस कर चुके हैं उसके क्वेश्चंस काफी रहेंगे। करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, ये सब हमने डिस्कस किया है ना, तो वो सारी चीजें रहेंगे। स्प्लिट रूल, ये सारी चीजें आप अच्छे से एक बार कर लेंगे। चलो वापस से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 to 35, किसी को डाउट? 31 में थोड़ा डाउट है, 1 वोल्ट कैसे आया उनका? ओके, तो देख इसमें लेते हैं। उन्होंने 5-2 कर दिया। नहीं, पहले आप बताओ करंट कितनी जाएगी दोनों ब्रांच में, करंट कितनी 1 जाएगी? 1 1 ये कंफर्म है ना, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 5 है, मतलब इसमें जाएगी 1 वोल्ट और इसमें जाएगी 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर दोनों में। अब हमें चाहिए क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR लिखना पड़ेगा ना। तो इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 I इंटू R, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3। क्लियर? तो हमें 2 - 3 पूछा हुआ है ना। समझ आ रहा है कि क्या चीज हमसे पूछ रहे हैं? क्लियर? तो हमें देखना है VA - VC। तो किस तरीके से हम लिखते हैं, जो करंट फ्लो होती है तो वो पोटेंशियल डिक्रीज कराने का ट्राई करती है। क्लियर? तो सपोज डी पॉइंट का पोटेंशियल कुछ है 100 नहीं, लेट्स से 5, लेट्स से डी पॉइंट कितना है 5, तो करंट ने कितना लॉस करा दिया है 2 वोल्ट, तो ए पॉइंट का कितना बच जाएगा 3 वोल्ट रिमेनिंग होगा। बट अगर हम सी पॉइंट का देखें तो सी पॉइंट का कितना बचेगा 3 का लॉस हो जाएगा, तो 3 का कितना बचेगा 2 वोल्ट बचेगा। तो इसका मतलब ए का ज्यादा है और सी का कम है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आंसर आएगा 1 वोल्ट। आइडिया क्लियर है, समझ में आया है? सर फिर से समझाओ ना। ओके, तो आइडिया यहाँ पर पहले क्या है वो मैं लिख देता हूँ। इसका मेन आइडिया है कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द रेजिस्टर। ओके, सो पोटेंशियल लॉस होता है, इन रेजिस्टर। सो इसका मतलब ये है कि सोचो मैंने एज्यूम कर लिया ऐसे कि डी पॉइंट का पोटेंशियल रहा होगा कुछ 5 वोल्ट, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, कितना होगा 2 × 1 मतलब 2 वोल्ट। अगर सोचो D का 5 वोल्ट था और रेजिस्टर ने 2 वोल्ट लॉस करा दिया, तो A का कितना बचेगा 3 वोल्ट। अच्छा, अब अगर सोचो ये 5 वोल्ट था और इस रेजिस्टर ने I इंटू R 3 × 1 3 वोल्ट का अगर लॉस करा दिया तो कितना बचेगा 2 वोल्ट। तो अगर हम A और C में माइनस करेंगे कभी भी तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 1 वोल्ट आएगा, बिकॉज VA इज ग्रेटर देन VC। क्यों? क्योंकि A तक पहुंचने के लिए लॉस कम हुआ है, C तक पहुंचने के लिए लॉस ज्यादा हुआ है। लॉजिक समझ में आया क्या? सर आपने करंट को 1 एम्पियर कैसे लिया, मतलब वो नहीं समझा। स्प्लिट रूल लगाया ना, ऊपर रेजिस्टेंस है 3 + 2 5, नीचे रेजिस्टेंस है 3 + 2 5, तो दोनों अगर सेम होंगे तो हाफ ऑफ करंट स्प्लिट होती है ना। हाँ सर, मतलब आपने ये मान के चला क्या कि दोनों सीरीज में है?
बेटा सीरीज में होंगे ही ना, सेम वायर जा रही है, देखो ऊपर की तरफ 2 से 3 तक, बीच में कोई दूसरी वायर नहीं है ना, दैट मीन्स वो 2 और 3 सीरीज में है। हाँ सर। ओके हाँ। ओके, नेक्स्ट अप टू 35, एनी डाउट? Sir, 33. Okay, let's see 33. Again, same question. I guess अभी समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है ना, Q पता चल गया, Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, N इंटू ई ना। इस बार N पूछा है तो Q अभी हमने निकालना सीखा है, बस डिवाइड बाई E कर देंगे। क्लियर है ना? चलो अच्छा, हाँ ये सर, भी मैं समझा। ओके। सो I अगर हमें पता है 4 माइनस 0.08 t है, तो मैं लिख सकता हूँ कि Q क्या हो जाएगा, Q होगा 4t 4t माइनस ये टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, सो 0.08 ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2। तो अभी सॉल्व कर देंगे Q और डिवाइड बाई E कर देंगे, एन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अप टू 35। ओके देन 36 to 40। सर 34। ओके 34। ओके 34 में देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है कि ए बी सी आर वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये मतलब ये 3 वोल्ट मीटर हैं ए बी सी, और इनके कुछ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। When some potential difference is applied between x and y, the voltmeter reading A, B, C are respectively। तो ये वोल्टमीटर के कुछ रेजिस्टेंस है, अब हमें इनकी रीडिंग बतानी है कि इनकी रीडिंग क्या हो जाएगी तीनों की। क्लियर है? डन। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं कि एक है 1.5R और एक है 3R, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। क्लियर? तो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यार। ये देखो क्या करना पड़ेगा, पहले इस तरीके से, ये R है, ये 1.5R है। सर वो दोनों जो पैरेलल में उनका भी आर ही आता है। ओके 3R है, तो पहले तो इन दोनों का हम निकाल लेंगे पैरेलल का रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 3 इंटू 1.5 मतलब 3/2 लिख सकता हूँ मैं इसे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9/2 अपॉन 3 to 6 प्लस 9/2 मतलब 1 आ गया, मतलब R हो गया। तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो गया, टोटल R इक्विवेलेंट हो गया 2R। अब करंट कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगी कुछ सपोज पोटेंशियल है V बाई 2R। क्लियर? ये हो जाएगी करंट। अब देखना है इसमें कितना लॉस होगा, तो इसमें लॉस होगा I इंटू R जितना। अच्छा, इनका रेजिस्टेंस भी तो कितना है, सेम है ना, 1 इक्विवेलेंट है, तो इनका भी तो पोटेंशियल सेम ही आएगा ना, I इंटू R। इनका भी रिजल्टेंट R है और इसका भी रिजल्टेंट R है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का V1 और V2 क्या होगा, सेम होगा। और बिकॉज ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का भी सेम होगा, मतलब तीनों का कितना आ गया, सेम आ गया। सर यानी सब वोल्टमीटर रीडिंग सेम होगी ना? हाँ, सारे वोल्टमीटर रीडिंग सेम होंगी। कैलकुलेशन से हमने सॉल्व किया है, ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है कि लॉजिक लगा दिया है, ऐसा कुछ प्रॉपर कैलकुलेट करके हमने निकाला है कि V की वैल्यू IR की वैल्यू सेम आ रही है तीनों सब में। सर हाँ 35 एक्सप्लेन करो ना क्वेश्चन। ओके ठीक है। सर उसमें वो चीज ओके क्या है? सर ओके या 0 केल्विन है वो? 0 केल्विन है, ओके नहीं है वो। हाँ हाँ हाँ। ये टेम्परेचर है 0 केल्विन, 0 केल्विन। यहाँ से समझ में आ जा रहा था कि ये 300 केल्विन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऑफ क्वेश्चन है, चले बात करते हैं। which is the wrong statement from the following option when a potential difference is applied the current passing through। तो मतलब करंट किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे। क्लियर? मतलब अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर? तो रेजिस्टेंस के बारे में हमें बात करना है। तो जैसे हमने बात की कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस
कम होता जाता है मेटल्स के लिए। क्लियर? तो मेटल्स के अकॉर्डिंग पे बताएंगे कि करंट किस में से पास होगी या नहीं होगी। तो हमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो लेट्स से इंसुलेटर एट 0 केल्विन इज 0। क्लियर? तो मतलब इंसुलेटर में तो करंट जाने ही नहीं वाली है, इंसुलेटर में करंट जाएगी ही नहीं, ये तो करेक्ट है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सोचो रूम टेम्परेचर पे करंट नहीं जा रही है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। बट सोचो आप टेम्परेचर कम करने लग जाओ उसका, तो अगर आप टेम्परेचर कम करने लग जाएंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना उसका। क्लियर? तो जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत अगर 0 पर ले गए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका, मतलब करंट जाना बंद हो जाएगी। क्लियर? तो ये एक 0 केल्विन की खास बात होती है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है सारी ही चीजों में। तो मेटल पे भी, सेमीकंडक्टर पे भी, इंसुलेटर पे भी, सारे जगह पे हम क्या कंसिडर करते हैं कि 0 केल्विन पे करंट 0 होती है। फिर एक डी पार्ट है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या है, ये सेमीकंडक्टर का टाइप है, तो ये अभी आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ऑफ द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन चला गया है 35। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। 35 में फिर सी ऑप्शन आएगा ना? हाँ मतलब हाँ, सी तो गलत है, डी की बात कर लेते हैं। पीएन जंक्शन एट 300 केल्विन इज फिनाइट इफ इट इज रिवर्स बाइस्ड। तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड में काम करता है, रिवर्स बाइस्ड में नहीं काम करता है, तो रिवर्स बाइस्ड में जाएगी। हाँ ठीक है, सो डी भी करेक्ट आंसर हो जाता है, मतलब सी वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, अभी वो पीएन जंक्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेमीकंडक्टर का पार्ट है, फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड वो जरूरत नहीं है। 36 देखें, 36 समझ में आ गया है ना सबको? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 36 सबको समझाना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन करना आपको, कि चीजें कैसे सॉल्व हो रही हैं एक्चुअल में। देखिए, इंटरप्रिटेशन ये है कि इस वायर में आपको करंट दी है, इस वायर में आपको करंट दी है, तो ये दोनों करंट तो इस वायर से स्प्लिट हुई है ना। हाँ, यानी तब कुछ लॉस हुआ होगा हाँ, पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि इस बैटरी से कितनी करंट जा रही है, दोनों का एडिशन, मतलब 0.25 इतनी करंट इस बैटरी से यहाँ से जा रही है। अब हमें चाहिए क्या, रेजिस्टेंस चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चाहिए। तो हमें पूरी बैटरी का वोल्टेज पता है और पूरी बैटरी की करंट पता चल गई, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा ना। आई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर से हम देखेंगे। सो आर इज इक्वल टू आ जाएगा वी बाई आई। सो वी कितना है 12 वोल्ट, आई कितना है 0.25, 0.25 इज एक्चुअली 1/4। सो 1/4 लिखेंगे, सो क्या आ जाएगा 12 into 4, सो क्या आ जाएगा 48 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 48 ओम। बट अभी R1 R2 के बारे में अगर हम बात करें कि क्या R1 R2 फाइंड कर सकते हैं या नहीं, समझना है सब लोग को। हाउ वी कैन सॉल्व R2, क्वेश्चन देखना है, बताएं, एक्सप्लेन करें कोई, हाउ वी कैन फाइंड R2। सर उसमें पोटेंशियल पहले कितना है वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें R3 की वैल्यू दी है और उसमें 0.05 एम्पियर का करंट जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग सुने। हमें ये रेजिस्टेंस दिया है और हमें दिया है कि इस वायर में करंट इतनी है, तो हम इस वायर का वोल्टेज निकाल सकते हैं ना। और देखो ये जो वायर है ये पैरेलल में कनेक्टेड है इससे, तो अगर ये वायर पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ से इस वाले वायर के सर साथ, फॉर्मूले को बना के हम वो कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मूले को बना के इसको V इज इक्वल टू आई आर हम लिख देंगे ना ये वाले में, और जो वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज होगा। अब करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो R2 भी निकाल सकते हैं। तो चले निकाल लेते हैं, पहले निकालते हैं पोटेंशियल ऑफ CD। सब लोग ध्यान से देखें, पोटेंशियल ऑफ CD क्या हो जाएगा, I इंटू आर। सो आई है 0.05 इंटू आर कर देंगे, सो आ जाएगा 6 वोल्ट। क्लियर? अच्छा, अगर 6 वोल्ट है VT का, तो BE का भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल में है। क्लियर? तो अब अगर हमें इसका वोल्टेज पता है तो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय I। सो V कितना है 6 और I कितना है 0.2। सो ये कितना आ गया, पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया 30। सो R2 आ गया 30 ओम। अच्छा,
R2 के बाद अब R1 चाहिए, तो R1 से करंट कितनी पास हो रही है 0.215 R1, सो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय 0.25, बट दिक्कत ये है कि V कितना होगा, सो V कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि इसने कंज्यूम कर लिया कितना वोल्ट 6 वोल्ट, दोनों 6 है मतलब 6 6 12 मत कर देना, पैरेलल में सेम होता है, तो अगर इसने 6 सर वोल्ट लेकिन करंट तो R1 से ही पहले जाएगी ना, तो फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना हम। हाँ बट पहले V पता होना चाहिए ना हमें R1 का, हाँ तो R1 का V हो जाएगा कि ये जो BE वाली ब्रांच है इसने 6 वोल्ट V कंज्यूम किया है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग अगर हम देखें तो हो जाएगा 12 था टोटल, माइनस 6 यूज हो गया, तो बचा कितना 6 वोल्ट 0.25 सर 25 हो जाएगा 24। हाँ 24। तो इस तरीके से हम R1 भी निकाल सकते हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ ऐसे मॉडिफाइड क्वेश्चन टेस्ट में जरूर एक दो रहेंगे जिनमें आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि करंट इतनी है, इस वाले वायर में कितनी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। सर सर VB मतलब आपने BCAD का टोटल पोटेंशियल लिया ना? BCAD नहीं, फिर से बोले ED सर R1 और R2 के यहाँ पर वो वाले पार्ट में टोटल पोटेंशियल लिया ना? नहीं, देखो बेटा हम ये कर रहे हैं एक्चुअल में कि ये जो ब्रांच है CD, ये ब्रांच पैरेलल में है किससे BE से, तो इस ब्रांच का जो पोटेंशियल होगा वही इस ब्रांच का पोटेंशियल होगा, ब्रांच मतलब सिर्फ एक ही रजिस्टर है ना, तो हम इस तरीके से बोलेंगे कि जो पोटेंशियल ऑफ R3 है वही पोटेंशियल ऑफ R2 है, ये बोलेंगे हम। हाँ सर। सर हाँ सर R2 और R3 पैरेलल है और हम उसका इक्विवेलेंट निकाल कर वो 24 आता है, तो हम 48 माइनस 24 R1 ऐसे भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, लेकिन इक्विवेलेंट कैसे पता चल गया आपको? सर मतलब R2 फाइंड करने के बाद। हाँ, R2 फाइंड करने के बाद उनका इक्विवेलेंट निकाल के क्या कर सकते हैं, 48 से सब्ट्रैक्ट करके R1 निकाल हाँ ये भी कर सकते हैं 48 से सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि हमने टोटल निकाल लिया 48, अब हम R1 और R2 का इक्विवेलेंट निकाल लें और उसके बाद हम फिर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक मेथड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन 37, तो ये आपको डाउट रहा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन 37 में अगर एक सर्कुलर एक रॉड होती है और वो उसके क्रॉस सेक्शन अगर डिफरेंट है, डिफरेंट रेडियस है, तो उसका हम ए इक्विवेलेंट यूज करते हैं, और ए इक्विवेलेंट होता है जैसे पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, तो जब दो रेडियस है, यहाँ पर एक रेडियस अलग है, यहाँ पर एक रेडियस अलग है, तो आंसर हो जाता है पाई R1 इंटू R2। क्लियर, ये पैटर्न हो जाता है। अगर यहाँ पर R1 की बात करें तो A/2 हो जाएगा, और R2 कितना है B/2, सो ए इक्विवेलेंट आएगा A/2 इंटू B/2। सो ये ए इक्विवेलेंट का एक फॉर्मेट आ जाएगा पाई AB/4, ये पता चल जाएगा, तो आप लोग कर लेते हैं ये क्वेश्चन, तो ये एक नॉलेज फैक्टर है, नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा एक 38 भी देख लेते हैं। 38 की बात करें अगर हम, तो 38 में एक चीज देखें, ये क्या चीज है, ये जो है ये ग्राउंड अर्थिंग, अगर दोनों चीजें सेम अर्थिंग है दैट मीन्स यू कैन कंसिडर देम एज ज्वाइंट। व्हाई? बिकॉज दे आर एट सेम पोटेंशियल, और सेम पोटेंशियल पे मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये तो बेटा एक लूप बन गया ना, तो आराम से निकाल सकते हैं। एक लूप बन गया तो कैसे निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, सो V टोटल कितना है 10 वोल्ट, I कितना है 1 एम्पियर, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा R 10, सो अगर ये 4 है तो R कितना आ जाएगा रिमेनिंग 6। क्लियर, R इक्विवेलेंट हो गया 10, तो R कितना आ जाएगा 6, बिकॉज ये 4 था। अब पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल आपको पता ही है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं। डन, ओके। तो अभी ये जितने हमने शीट में क्वेश्चन डिस्कस किए, हम इसी टाइप के क्वेश्चंस रखने का ट्राई करेंगे। दूसरा जो हमने आर इक्विवेलेंट नोट्स में डिस्कस किए हैं,
नोट्स के सारे आर इक्विवेलेंट वगैरह अच्छे से देख लेना, उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन देंगे हम अच्छे से। ओके चले यार, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये शीट आगे डिस्कस करेंगे, अभी पूरे पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके सर नेक्स्ट टेस्ट में भी इसका थोड़ा पार्ट कवर होगा। नेक्स्ट टेस्ट में हाँ कवर होगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना। कंप्लीट नहीं हुआ है सर? अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके ठीक है, तो अभी थोड़ी चीजें बाकी हैं, वो सब करके नेक्स्ट उसमें फिर पूरा चैप्टर आएगा। ओके सर 43rd क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा 20? Which one? 23rd. Okay, let's see. 43 Okay, 43 बेटा ये हमने पढ़ाया ना यार, वायर्स दिख जाए तो क्या करना चाहिए, रीड्रॉ कर लेना चाहिए ना। रीड्रॉ याद है ना, ये पॉइंट अगर हाँ। A है ये तो वायर से कनेक्टेड है, मतलब ये पॉइंट A है, इस वो पॉइंट वन के बीच में आता है आर रजिस्टर, हाँ वो 1, और इस स्टार्ट पॉइंट और का नेम एंड। 2, और ये तो B से ही कनेक्टेड है, ये पॉइंट हो गया B। अब रीड्रॉ कर दो, क्या ये हो गया A, उसके बाद देखो A डायरेक्ट वायर से सर कनेक्टेड 4/7 आर आर ये ए और 1 के बीच में आता है, फिर R2 ये 1 और 2 के बीच में आता है, और हाँ फिर रीड्रॉ कर देंगे। 4R सिमिलर 2 क्वेश्चन और हमने B डिस्कस के किया। बीच में आता है। तो सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर हाँ सी सर वो कमर्शियल रजिस्टर का भी आ सकता है, वो कलर्स और उनके वो वैल्यू। कलर्स वाला भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है ओके, तो जो भी हमने पढ़ाया हुआ है वो सारी चीजें आएंगी टेस्ट में, वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके अच्छा एक चीज और, आज रात में सबका यूजर नेम और जो भी पासवर्ड है वो सारी चीजें डाल देंगे, और किसी का नेम अगर उसमें मिसिंग है तो फिर हमें मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर, किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी का नेम मिसिंग है तो फिर मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं ऐड कर दूंगा उसको। ओके सर उसमें मेरा आंसर आ रहा है 2R/5 किसमें? 43rd में। सर 4/7 आता है। 4/7 आ रहा है यार, तीनों पैरेलल में है। आप एक बार हाँ। सही से सॉल्व करो, तीनों पैरेलल में है, आंसर आना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन नोट्स में डिस्कस किया, ऐसे गलत कैसे कर सकते हो यार। नोट्स एक बार और अच्छे से देखना है, नोट्स के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ओके सर या सर आप अब तक आपने जो कुछ भी मतलब नोट्स हुए ना वो ग्रुप पे डाल सकते हो क्या आज तक, मतलब लास्ट लेक्चर तक? नहीं, लास्ट लेक्चर का हमने डिस्कस किया हुआ था ना, कि लास्ट लेक्चर मैंने ऐसे प्रैक्टिस टाइप समझाया था, तो उसका सर नोट्स आपने बहुत प्लेलिस्ट डाली है हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसके जगह पे मैंने वीडियोस का प्लेलिस्ट डाला हुआ है ग्रुप वीडियोस पे, की। तो आप एक बार वो स्पीड में फॉलो कर Okay, सकते हो। यूट्यूब पे तो ऑप्शन रहता है ना 1.5 1.3 स्पीड पे, 1.25 स्पीड पे व्यू कर सकते हो, तो आप उस पे जाके जो भी पर्टिकुलर चीजें देखना है वो कर सकते हैं। बाकी लेक्चर नोट्स मैंने दिए हुए हैं आपको, जो प्रॉपर नोट्स है वो मैंने दिए हैं, सिर्फ जो असाइनमेंट डिस्कस किया था वो नहीं दिया हुआ था, क्योंकि मैंने उसी में सारे सॉल्विंग कर दिए थे। ओके ठीक है सर। ओके देन, किसी को कुछ और डाउट नहीं? एक बार ध्यान देना है, वो सारी डिटेल्स जो हम डालेंगे ग्रुप पे वो अच्छे से रीड करना है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लेना है। ओके हाँ सर। ओके, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय ओके सर, बाय 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 थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।